नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। ये हमने एक सीरीज शुरू किया है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस जो एग्जाम होने जा रहा है 15 जून को, उसके रिगार्डिंग हम डेली यहाँ क्या करते हैं, जो जनरल नॉलेज के 20-20 क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इससे ऐसा क्या होता है कि आपकी जो तैयारी चली है वो किस लेवल की है और आपको इस टाइम पता लग जाता है कि इसमें जो एग्जाम है वो किस लेवल के एग्जाम आएंगे। तो देखते हैं हम आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन है उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और जो भी बच्चे के एग्जाम जो जितने इसके नंबर ठीक हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन इनके गलत हो रहे हैं वो हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं करें, जिससे आप हमको पता लगता है कि किस बच्चे के लेवल कितना है और इस बार मेरिट कितने तक जा सकती है। इस सारे से एनालिसिस करके पता लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, हाल ही में कौन सा देश नाटो का सदस्य बना हुआ है? हाल ही में कौन सा देश नाटो का सदस्य बना हुआ है? रूस, यूक्रेन, स्वीडन या फिनलैंड? हाल ही में कौन सा देश नाटो, एक संगठन है नाटो, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है नाटो, जिसमें हाल ही में एक देश को शामिल किया गया है? रूस, यूक्रेन, स्वीडन या फिनलैंड? इसका जो राइट आंसर है, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन को हाल ही में 2024 में इसमें शामिल किया गया नाटो में। तो यहीं से एक क्वेश्चन आ सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? जो नाटो की स्थापना हुई थी, इसकी नाटो की स्थापना, नाटो की स्थापना ये थी हमारी 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। अब आप बच्चों ने मुझे ये बताना कमेंट के माध्यम से कि नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? स्थापना इसकी कब हुई थी? 1949 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके रिगार्डिंग। इंटरपोल का मुख्यालय, आपसे ना एग्जाम में संगठन और इनके हेडक्वार्टर, इनकी स्थापना पूछी जाएगी या तो पूछेंगे इनके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है इंटरपोल, हालांकि इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस, लेकिन शॉर्टकट इसको इंटरनेशनल का इंटर निकाल देते हैं और पुलिस का पोल निकाल देते हैं, बन जाता है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय जिनेवा, लुओन, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क। इसका जो आंसर रहेगा जिनेवा, लुओन, यह जाएगा लियोन, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क। राइट आंसर है इसका लियोन। और लियोन किस देश की, या ये लियोन ये शहर है किस देश में स्थित है, यह हमें मुझे बताना है कि लियोन शहर किस देश में स्थित है। इंटरपोल, वही बात यहां फिर से आ जाएगी कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। इंटरपोल की जो स्थापना थी ये थी हमारी 1923 में, यानी कि नाटो से भी पुरानी संस्था हमारी कौन? नाटो ले लो, यूएनओ ले लो, सबसे पुरानी संस्था हमारी यहां इंटरपोल हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको इस लेवल के हिसाब से मिलेंगे एग्जाम में। अब वो नया क्वेश्चन कि नाटो की स्थापना कब हुई थी या यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, थोड़ी सी इनके हेडक्वार्टर या ये किस शहर में इनके हेडक्वार्टर स्थित है, इन तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? रचना है तो समझो कि आपको याद करनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी पुरानी पूछ जाएगी, एक थोड़ी सी लेटेस्ट पूछ जाएगी रचना आपसे, कोई भी किताब इस एग्जाम में पूछ जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? दंडी, कल्हण, विशाखदत्त या बाणभट्ट? कल्हण, दंडी, विशाखदत्त या बाणभट्ट? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, दंडी। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? ये हो जाएगी हमारी दंडी की। देखते हैं अगले सवाल क्या है यहां पर। अगला यहां पर माई अर्ली लाइफ किसकी रचना है? माई अर्ली लाइफ किस रचना है? ऑप्शन इसमें महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू या सुनील गावस्कर। माई अर्ली लाइफ किसकी रचना है? महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू या सुनील गावस्कर। जो बच्चे पुलिस की तैयारी जिनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है वो बच्चे इस एग्जाम का आंसर जरूर बताएं कि माई अर्ली लाइफ किसकी रचना है? महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू या सुनील गावस्कर। राइट आंसर इसका विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल की एक आत्मकथा या स्टोरी इनकी नाम है इसका माई अर्ली लाइफ। विंस्टन चर्चिल वो व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी को क्या बोला था?
अर्ध नंगन फकीर, अर्ध नंगन फकीर। विंस्टन चर्चिल ने ये स्टेटमेंट दी है महात्मा गांधी के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चन है। यहां से नायलॉन की खोज किसने की थी? नायलॉन की खोज किसने की थी? डॉक्टर वैलेंस कॉपरनिकस, डॉक्टर चार्ल्स टाउन्स या हेनरी ग्रीननॉल्ट। पूछा गया है नायलॉन। यह क्वेश्चन आएगा कि नायलॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल होता है सूती वस्त्र के उद्योग में। जो यहाँ जो कपड़े धागे सिलाई की जो धागे आते हैं उसमें मैक्सिमम यूज किया जाता है हमारा नायलॉन का ही। लेकिन यहाँ पूछे इसकी आविष्कार या इसकी खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलेंस कॉर्पर्स। इन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर वॉलेंस कॉर्पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहां पर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किस किया था? मैक्सिमम बच्चे तो ऑप्शन ए लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि नाम थोड़ा सुनना लगता है बच्चों को, और यहीं पर लगा देते तुक्का। और पुलिस की भर्ती इस बार एग्जाम उससे का होगा जिसने एग्जाम ढंग से पढ़ा होगा, जिसकी तैयारी अच्छे से की होगी, क्योंकि तुक्के वाले इस बार रह जाएंगे सारे के सारे इसमें। क्योंकि पहली बार इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग की जा रही है इसमें। तो ध्यान से अगर जिसका जो आंसर आपको लग रहा है 90% श्योर हो, उसी को आप लगाने इस बार इसमें आंसर इसका। लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे या हेनरी ग्रीननॉल्ट। पूछा गया है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे या हेनरी ग्रीननॉल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने आविष्कार किया था इसका चेचक के। पहले ना चेचक बहुत डेंजर बीमारी हुआ करती थी। चेचक की इस बीमारी के कारण एक सिख गुरु है हमारे, उनकी मृत्यु हो गई चेचक के कारण ही। तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कौन से सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। आविष्कार किया था इसका एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल है यहां पर, निम्न में से उज्बेकिस्तान की राजधानी बताएं। निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन है दुशांबे, बिश्केक, नूर सुल्तान या ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ऑप्शन है दुशांबे, बिश्केक, नूर सुल्तान या ताशकंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद। और यहीं से सवाल बनेगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता 1966 में, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। यह सवाल ये भी बन सकता है कि समझौता किन के बीच हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में यह समझौता हुआ था। भारत की ओर से थे यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरी तरफ ये थे हमारे अयूब खान, अयूब खान। इनके बीच समझौता होते हैं यहां पर ताशकंद समझौता। तो बन सकता है क्वेश्चन भी कि ताशकंद समझौता हुआ तो ताशकंद में था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। हुआ कब था? 1966 में। और किन के बीच? हमारे देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच, अटल बिहारी वाजपेयी और अयूब खान के बीच समझौता था ताशकंद समझौता। अगला सवाल देखते क्या है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? डाइट, मोसाद, नेसेट या ड्यूमा? डाइट, मोसाद, नेसेट या ड्यूमा? इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा नेसेट। जो ड्यूमा है ये हमारी रूस की संसद का नाम, और मोसाद है ये खुफिया एजेंसी है कहां की? इजराइल की। और डाइट है यह जापान की संसद का नाम है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नेसेट, इजराइल की संसद का नाम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 26 दिसंबर, 16 जुलाई या 26 जुलाई? पूछा गया है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। यह क्वेश्चन है कारगिल दिवस कब हुआ था? कारगिल युद्ध
ये हुआ था हमारा 1999 में। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, 26 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पूछा गया यहां पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 16 अगस्त, 18 दिसंबर, 2 फरवरी या 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। जिनको भी एग्जाम आ रहा है तो उनको बता सकता है वो, या कमेंट के माध्यम से बता सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 23 जून को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब यहां से कुछ फुल फॉर्म पूछेगी आपको एग्जाम में। जैसे यहां दिया गया है सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपने बताना है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर सब बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि इसकी स्थापना कब हुई थी, सीबीआई की स्थापना। अगला क्वेश्चन, ईवीएम की फुल फॉर्म हाल ही में बहुत चर्चा में रही है हमारी ईवीएम। तो आएगा सवाल यहां से कि ईवीएम के फुल फॉर्म क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। इन्वायरमेंट वेरिएंट मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो सकता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन है यहां पर इन्वायरमेंट वेरिएंट मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नीचे इलेक्ट्रिकल ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखते हैं अगला सवाल क्या है यहां पर। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पूछ गया यहां पर देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। आप हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। पूछ गया यहां पर देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस। तो राइट आंसर होगा इसका, हालांकि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित हमारी देवधर ट्रॉफी। देखते हैं खेल से अगला क्या क्वेश्चन आएगा यहां से। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? मीराबाई चानू, मैरी कॉम, पीटी उषा या पीवी सिंधु। तो जिनको लग रहा है इसका आंसर वो हमको बता सकता है कि इसका आंसर क्या है। एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने कि ओलंपिक में डबल क्या जीते हैं? मेडल जीते हैं। मीराबाई चानू, मैरी कॉम, पीटी उषा या जाएगा पीवी सिंधु। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन से। और ये किस राज्य से है? तेलंगाना से। तेलंगाना से संबंधित रखती है पीवी सिंधु। एक जीता था इन्होंने 2016 में और दूसरा जीता था 2020 में। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी। अगर पूछा गया कि एक भारतीय, पहले भारतीय जिन्होंने कि लगातार ओलंपिक में डबल बार क्या जीता है? मेडल जीता है, तो उनका नाम आ जाएगा सुनील कुमार। अगर मेल पूछाएगा, पुरुष पूछाएगा तो आएगा सुनील कुमार। लेकिन यहां पूछा गया है भारतीय महिला खिलाड़ी। देखते हैं अगला सवाल क्या है यहां पर। यह जगह पुरस्कार संबंधित है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया?
ऑप्शन है 1998, 2004, 1997 या 1999। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह सवाल ये बनेगा कि नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था इसको 1969 में। अर्थशास्त्र को पहले नोबेल पुरस्कार दिया था 5 क्षेत्र में, अब हो गए हमारे 6 क्षेत्र, जिसमें जाएगा हमारा अर्थशास्त्र भी। हाल ही में इसको शामिल किया गया है। और पहले भारतीय जिनको दिए गए अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार ये मिला था 1997 में। ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन को 1997 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। और 1998 में इनको दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न पहले क्या दिया गया था इनको, नोबेल पुरस्कार, उसके बाद दिया गया इनको भारत रत्न। देखते हैं अगला सवाल है इसमें। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनर्जी भुट्टो या खान अब्दुल गफ्फार खान। अब जिस बच्चे को लग रहा है कि वो तैयारी अच्छी तैयारी होगी हमारी ज्योग्राफी की या जीके की, वो इनके एग्जाम के आंसर जरूर बताएं किसमें इसका आंसर क्या होगा। एकमात्र भारतीय पाकिस्तानी नागरिक जिसे कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या दिया गया था, एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति जिनको दिया गया था भारत रत्न। अब आपने एक आंसर बताना मुझे एक सवाल का कि वह व्यक्ति कौन है जिसने कि भारत रत्न लेने से साफ इनकार कर लिया था। वह व्यक्ति जिसने कि भारत रत्न लेने से साफ इनकार कर दिया था या ठुकरा दिया था भारत रत्न का प्रस्ताव। इसका आंसर आपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है हिमाचल से। बाटा किस नदी की सहायक नदी है? बाटा किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, चिनाब, रावी या सतलुज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यमुना। यमुना नदी की सहायक नदी है बाटा नदी, जो कि सिरमौर में होती है बाटा नदी। देखते हैं हिमाचल से अगला क्या सवाल बनेगा यहां से। बैजनाथ का पुराना क्या नाम है? ब्रह्मपुर, धमेरी, बनेड़ या इनमें से कोई नहीं। बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुर, धमेरी, बनेड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा कीरग्राम। बैजनाथ। तो यह सवाल आएगा कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? यह हुआ था 1204 में और किया था 2 व्यापारियों ने। एक का नाम था मयूक और एक व्यक्ति का नाम था आहुक। इन 2 भाइयों ने निर्माण किया था किसका? बैजनाथ मंदिर का, भोलेनाथ के। देखते हैं अगला सवाल क्या है, राजनीति से, पॉलिटिकल से। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये ऑप्शन डी। मैक्सिमम बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन सी में, यह आइडिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जबकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय होता है हमारा हाई कोर्ट, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति को। अगला लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में शामिल नहीं है? नेपाली, मणिपुरी, राजस्थानी या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन, नेपाली, मणिपुर, राजस्थानी, इनमें से कोई नहीं। अब अधिकतर ये सोच रहे होंगे कि नेपाल तो अलग देश है, बाकी मणिपुर तो हमारे यहाँ पर, राजस्थान तो हमारा यहाँ, हो सकता है इसका ऑप्शन ए हो जाए, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी,
नेपाली भले लग देश है, लेकिन मैक्सिमम के नेपाल के लोग काम कहाँ करने आते हैं? हमारे इंडिया, बिहार, यूपी में सारे कौन है यहाँ पर? नेपाल के लोग। तो इन लोगों को भाषा के आधार पर दिक्कत ना हो, उसको क्या दिया गया? हमारे संविधान में इसको मान्यता दी गई है। लेकिन जो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, राजस्थानी। राजस्थानी एक भोजपुरी, दो ऐसी भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। तो इनसे सवाल बनेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? भाषाएं हमारी 22 भाषाओं को क्या दी गई है? मान्यता। और सोचने वाली बात यह है इसमें कि जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको भी संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। 22 की 22 भाषा में आपको इंग्लिश का नाम तक नहीं सुनाई देगा, ना राजस्थानी का और ना भोजपुरी का। ये तीन ही होते हैं ऑप्शन मैक्सिमम, कई बार इंग्लिश, राजस्थानी या भोजपुरी, तीनों को भारतीय संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। और यह आएगा यहाँ से सवाल कि भाषा किस अनुसूची का भाग है? तो ये हमारी 8वीं अनुसूची का, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या शामिल की गई है? भारतीय भाषा। तो ये थे आज के हमारे टोटल 20 सवाल। इनमें से आपके कितने सवाल ठीक हुए या कितने गलत हुए, आप उनको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।